जो देवाणवी देवो झं देवा पंजलि नमं सन्ति तं देव देव मह्यं शिरसा वंदे महावीरम। जम्बूद्वीप संग्रहणी, लघु संग्रहणी के नाम से जो ग्रंथ है, मतलब हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने जो रचा है। पहला द्वार, हम मतलब जो लघु संग्रहणी की शुरुआत की थी, मतलब उसमें पहला द्वार था खंड, दूसरा द्वार था योजन, तीसरा द्वार था वर्ष क्षेत्र यानी मनुष्य को रहने योग्य क्षेत्र। अब चौथा द्वार की ओर जा रहे हैं, मतलब इसमें पर्वत की बात आती है। पर्वत, जम्बू द्वीप में कितने पर्वत है, मतलब इसकी सारी बात हमको यह द्वार में जानने मिलेगी। जम्बू द्वीप में कुल 269 यानी 269 पर्वत है। अब हम बोलेंगे कि यह जो भी हमारा हिमालय से हमारा जो भी मतलब पर्वत है, मतलब वह सब इसमें आ गया, मतलब नहीं, इसमें नहीं आता। ये जो शाश्वत पर्वत की बात है, मतलब उसकी बात आती है। बाकी जो अशाश्वत पर्वत ऐसे बहुत रहते हैं, मतलब तो यहाँ पे मतलब हमको ये पर्वत बार में यह, तो ये जो पर्वत की गाथा थे, मतलब उसमें मतलब भराही सप्तवासा बियड चौ चौरंत्य सवट्टी अरे 16 सब अखार गिरी दो चित्त विचित दो झमगा दो सय कणय गिरिनम चौद गय दंता तयसु मेरु छ वास हरा पिंडे ये गुण 70 से आदुन्य। तो इस तरह से मतलब टोटल हमको एक डेढ़ गाथा में हमको मतलब ये पूरे पर्वत कितने कितने हैं उसकी बात आई। तो ये पर्वत कौन से हैं? पहले तो 6 वर्षधर पर्वत है, जो लघु हिमवंत आदि हमने मतलब क्षेत्र के समय हमको मतलब जो बीच बीच में मतलब पर्वत जो क्षेत्र को मतलब डिवाइड करते थे, मतलब वह सब क्षेत्र मतलब हमें मतलब वह वर्षधर पर्वत हमें उसमें जानने मिले। उसके बाद में बीच में रहा हुआ मेरु पर्वत, ऐसे 4 गजदंत पर्वत, 2 चित्र पर्वत, चित्र विचित्र पर्वत, 2 यमक समक पर्वत, ऐसे 200 कंचन गिरी, 16 वक्षस्कार पर्वत, 34 दीर्घ वैताड्य पर्वत और 4 वृत्त वैताड्य पर्वत। तो इस तरह से कुल 269 पर्वत यह पर्वत बार में हमको समझने। अभी मतलब जो 7 क्षेत्र थे, मतलब उसके बीच में रहे हुए जो पर्वत, लघु हिमवंत पर्वत, लघु हिमवंत पर्वत उसकी ऊंचाई है 100 योजन और भूमि में वह पर्वत, हर एक पर्वत जो ऊंचाई और भूमि मतलब इस तरह से आएगा, मतलब तो भूमि में उसके 25 योजन है, मतलब और चौड़ाई उसकी ब्रेथ 1052 योजन और 12 कला की होती है। यह जो पर्वत है वह लंब चौरस उसका आकार है। यह पीला वर्ण का है और यह सुवर्णमय है, मतलब तो पहला जो लघु हिमवंत पर्वत है। अभी उसके बाद में आता है महाहिमवंत पर्वत। उसका प्रमाण है 200 योजन का। उसका चौथा भाग यानी 50 योजन भूमि में है। उसकी चौड़ाई ब्रेथ है मतलब 4210 योजन और 10 कला। इसका शेप भी मतलब लंब चौरस है, वर्ण भी पीला है और स्वर्णमय है। तीसरा जो निषद पर्वत, यह निषद पर्वत 400 योजन का है। भूमि में इसका चौथा भाग यानी 100 योजन भूमि में है। चौड़ाई है 16,842 योजन और 2 कला। इसका भी मतलब लंब चौरस है, यह लाल वर्ण का है और रक्त सुवर्णमय। यह मतलब इसका किससे बना हुआ है? तो रक्त सुवर्णमय से। उसके बाद आता है नीलवंत पर्वत, जो महाविद्य के ऊपर की ओर है।
400 योजन की इसकी ऊंचाई है, 100 योजन भूमि में है, और 16,842 योजन 2 कला मतलब इसकी चौड़ाई है। इसका भी मतलब यह लंब चौरस इसका आकार है, और इसका वर्ण है हरा वर्ण, ग्रीन कलर का है। मतलब यह नील वर्णमय या वैडूर्य रत्नमय है। मतलब इसे बना किससे हुआ? मतलब यह वैडूर्य रत्न से बना हुआ है। पांचवा पर्वत है रुक्मी पर्वत। यह पर्वत की ऊंचाई 200 योजन है, 50 योजन भूमि में, इसका चौथा भाग भूमि में है। 4,210 योजन 10 कला का इसका मतलब चौड़ाई है, ब्रेथ है। मतलब यह भी मतलब इसका भी आकार लंब चौरस है, सफेद वर्ण है, और रजतमय यानी चांदी का बना हुआ है। जो अंतिम छठा पर्वत मतलब यह वर्षधर पर्वत में छठा पर्वत, इसका प्रमाण है 100 योजन, 25 योजन भूमि में है, 1,052 योजन और 12 कला का मतलब इसकी चौड़ाई है, और आकार इसका लंब चौरस है। मतलब वर्ण पीला है, और वह सुवर्ण से बना हुआ है, सुवर्णमय है। मतलब तो इस तरह से यह वर्षधर पर्वत जो हमें मतलब क्षेत्र के बीच में, मतलब हमने देखा था कि हर एक क्षेत्र के बीच में मतलब एक एक पर्वत होता है। तो ऐसे 7 डिवीजन इसकी वजह, ये 6 पर्वत की वजह से 7 हमारा जो डिवीजन हुआ, मतलब 7 क्षेत्र का डिवीजन वैसे हुआ। तो ये 6 वर्षधर पर्वत कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब वृत्त वैताड़्य पर्वत। 4 जो है मतलब वृत्त वैताड़्य, वृत्त यानी गोलाकार, जो जिसका मतलब आकार है गोल, मतलब प्याला जैसा गोल है। मतलब हिमवंत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र, जो 4 युगलिक के क्षेत्र है। मतलब हिमवंत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र के मध्य में मतलब यह गोल ऐसा वैताड़्य पर्वत स्थित है। मतलब यह वैताड़्य पर्वत 1,000 योजन ऊंचा है। मतलब ये पर्वत मूल में, मध्य में और ऊपर भी 1,000 योजन विस्तार वाला, यानी मतलब एक समान, मतलब यह 1,000 योजन, इसका मतलब मूल मध्य वगैरह में भी 1,000 योजन का विस्तार वाला है। अर्थात ये मतलब प्याले के आकार का है। मतलब और यह जो नाम है मतलब इसका क्रमश जो शब्दपाती नाम का, वह हिमवंत क्षेत्र में है। मतलब और सब पर्वत 1,000 योजन के। मतलब दूसरा गंधपाती नामक जो वृत्त वैताड़्य पर्वत है, वह हरिवर्ष क्षेत्र में है, और वह भी 1,000 योजन की इसकी मूल, मध्य और ऊपर ऊंचाई, और ये पूरा प्याला जैसा है। मतलब यह तीसरा पर्वत है मतलब वृत्त वैताड़ में माल्यवंत पर्वत, जो रम्य क्षेत्र में स्थित है। मतलब रम्य क्षेत्र के मध्य में है, और 1,000 योजन मतलब ऊपर नीचे सब जगह पे 1,000 योजन का इसका विस्तार है। और चौथा मतलब विकट पाती नामक जो हिरण्यवंश क्षेत्र में है, उसका भी मतलब विस्तार 1,000 योजन का है, और यह चारों पर्वत प्याला के समान है। मतलब तो इस तरह से हमने मतलब वर्षधर पर्वत, वृत्त वैताड़ पर्वत, अब मतलब जा रहे हैं मेरु पर्वत की ओर। मेरु पर्वत जो पूरे जम्बू द्वीप के मध्य भाग में है। यह मध्य भाग में रहा हुआ जो यह मेरु पर्वत, 1,00,000 योजन इसकी ऊंचाई है। मतलब और यह जो मेरु पर्वत है मतलब महाविद्य क्षेत्र के बीच में, मतलब यह ऐसे जम्बू द्वीप के मध्य भाग में है। मतलब लेकिन ऐसे उसका मतलब महाविद्य क्षेत्र के बीच में मतलब वह क्षेत्र है। मतलब यह पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। मतलब और वह भूमि के भीतर 1,000, बाकी सब जो पर्वत है मतलब उसका चौथा भाग मतलब भूमि के अंदर रहता है, लेकिन मेरु पर्वत का भूमि के अंदर भाग है 1,000 योजन का। मतलब यानी 99,000 योजन मतलब भूमि के ऊपर है।
यह पर्वत भूमि पर 10,000 योजन विस्तार वाला है, यानी भूमि पर 10,000 योजन का इसका विस्तार है। और जो शिखर है मतलब उधर 1,000 योजन का विस्तार है। हमें हमारे सामने चित्र में मतलब जो देखने मिलता है मतलब कि यह जो मेरू पर्वत है मतलब वह किस तरह से है। मेरू पर्वत बरोबर पृथ्वी की मध्य भाग में, यानी जो तिरछा लोक है मतलब वह तिरछा लोक के एग्जैक्ट मध्य भाग में, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में और महाविद्य क्षेत्र के बीच में मतलब। तो इस तरह से यह सब बीच में रहा हुआ यह मेरू पर्वत की बात करेंगे मतलब यह पर्वत गोलाकार है मतलब, यह पर्वत गोलाकार है मतलब, और इसका वर्ण पीत सुवर्णमय है मतलब। यह पर्वत जो है मतलब कई नाम इसके प्रसिद्ध है मतलब, मंदर बोलते हैं, मेरू बोलते हैं, सुदर्शन बोलते हैं, स्वयं प्रभ बोलते हैं, मनोरम बोलते हैं, गिरिराज बोलते हैं, रत्नोच्चय बोलते हैं, सीलोच्चय बोलते हैं, लोक मध्य बोलते हैं, लोक नाभि बोलते हैं, सूर्यावर्त भी बोलते हैं इसको मतलब, अस्तु बोलते हैं, दिगादि बोलते हैं, सूर्यावरण बोलते हैं मतलब, अवतन करके भी बोलते हैं, और नगोत्तम इतना, इस तरह से 16 नाम से यह मतलब पर्वत प्रसिद्ध है मतलब। ये 16 नामों में मतलब दो जो मेन नाम मंदर और मेरू, ये दोनों नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है मतलब, क्योंकि यह जो मतलब यह पर्वत का स्वामी जो मंदर नाम का देव है मतलब, इसके कारण ये पर्वत का नाम मंदर भी मतलब कहा जाता है मतलब। और ये मेरू यानी मतलब मेरू नाम का मतलब एक पलियपम का आयुष्य वाला मेरू नाम का महर्षि देव वहां बसते हैं मतलब, इसके लिए इसका नाम मेरू भी है मतलब। तो इस तरह से कई कई दूसरे दूसरे कारण से ये जो बाकी के जो 16 नाम है मतलब उस नाम से यह मेरू पर्वत प्रसिद्ध है। यह मेरू पर्वत के ऐसे मतलब मुख्य 3 विभाग है मतलब, 3 विभाग यानी इसको जैसे 3 कांड कहे जाते हैं मतलब, 3 पोर्शन, 3 पार्ट्स। तो ऐसे मतलब, और ऐसे कांड के वापस 4 प्रकार है मतलब, यह मतलब पृथ्वीमय है, पाषाणमय है, वज्रमय है और वेलुमय है मतलब, यानी कांकरामय है मतलब। ये जो दूसरा कांड है मतलब, पहला कांड में ये 4 पृथ्वीमय है, पाषाणमय है, वज्रमय है और कंकरमय है मतलब। दूसरा जो कांड है मतलब वह 4 प्रकार है मतलब, अंक रत्नमय है, स्फटिक रत्नमय है, सुवर्ण रत्नमय है और रजतमय है मतलब। तो इस 4 से यह दूसरा जो कांड है मतलब ये 4 के द्वारा बना हुआ है मतलब। तृतीय जो कांड है मतलब वह शंभुनाद सुवर्णमय है होता है मतलब। यह पर्वत पे 4 श्रेष्ठ वन है मतलब, भद्रशाल वन जो रहा हुआ है तलाटी के पास, नंदन वन उसके ऊपर है मतलब, सोमनस वन वो उसके भी ऊपर है मतलब। जो यहाँ जमीन का भाग दिख रहा है वहां रहा हुआ मतलब यह भद्रशाल वन, उसके ऊपर का जो कांड दिख रहा है हमको मतलब वह जो जहाँ पहला कांड पूरा होता है वहां मतलब नंदन वन है मतलब, और उसके ऊपर सोमनस वन है मतलब, और सबसे ऊपर के भाग में मतलब पांडुक वन। अभी इसमें नंदन वन तो हम सुनते हैं मतलब बहुत सुंदर रहता है मतलब, ऐसे ये चारों वन बहुत सुंदर रहते हैं। पांडुक वन भी हमारे स्नात्र पूजा में भी हम सुनते हैं, पांडुक वन में चीहू दिशे शिला ऊपर जी। तो इस तरह से मतलब जो भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कल्याणक होता है मतलब, तो यह मेरू पर्वत पे मतलब 64 इंद्र महाराजा उनको मतलब मेरू पर्वत पे लेके आते। यहाँ पे मतलब चारों ओर शिलाएं होती है मतलब, चारों ओर शिलाएं होती है और शिला के ऊपर सिंहासन होते हैं मतलब। तो यह जो सिंहासन के ऊपर परमात्मा को विराजमान करते हैं मतलब, और विराजमान करके मतलब उनका जो 1,60,00,000 कलश से परमात्मा का अभिषेक होता है। तो यह मेरू पर्वत
जहां जहां मतलब स्थित है, जम्बू द्वीप के जो भी परमात्मा रहते हैं मतलब उनका अभिषेक वहां होता है। मतलब जितने भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कल्याणक होता है, मेरू पर्वत पे इंद्र महाराजा लेके जाते हैं, वहां जाके तीर्थंकर परमात्मा का अभिषेक करते हैं। मतलब इस तरह से यह पूरा, और उसके ऊपर मतलब एक शाश्वत चैत्य है। पांडुक वन में की चारों दिशा में जो ये अभिषेक शिला आपके सामने है मतलब, और भगवान का जो जन्म महोत्सव इस पे किया जाता है मतलब, तो यह ऐसे मतलब हम कभी भी देव के रूप में वहां गए होंगे शायद, किसी तीर्थंकर परमात्मा का अभिषेक करने के लिए। मतलब हो सकता है यहाँ मेरू पर्वत पर हम गए, मतलब मनुष्य के रूप में तो हम जा नहीं सकते, मतलब कोई देव सहाय करे तो जा सकते मतलब, लेकिन ऐसे मेरू पर्वत को के ऊपर जो सबसे ऊपर रहा था, सिद्धायतन बोलते हैं मतलब, उसके हम यहाँ से भाव से दर्शन करते हैं। मतलब ऐसे ये मेरू पर्वत का थोड़ा विगत समझ लेंगे। मतलब मेरू पर्वत पृथ्वी पर की ऊंचाई है 99,000 योजन, 99,000 योजन। पृथ्वी में अंदर 1,000 योजन, पूरी ऊंचाई 1 लाख योजन। मूल में जो विस्तार है उसका 10,000 नेऊ योजन 10 कला का है। मूल में इसकी परिधि मतलब गोलाकार जो है मतलब वह 31,910 योजन 6 कला का है। यह संभूतला जो है मतलब जहाँ पे मेरू पर्वत की तलाटी है, जिसको संभूतला हमारे शास्त्रीय सब आप, ये संभूतला से शुरुआत होते हैं मतलब, तो वहां पे मतलब 10,000 योजन का यह है। मतलब चूली का जो रहती है उसकी पहलाई 1,000 योजन होती है। ऐसे मतलब संभूतला जो है मतलब उसकी परिधि यानी उसके सरकमफ्रेंस वह है मतलब 31,623 योजन। शिखर में जो शिखर है मतलब सबसे ऊंचा मतलब उसकी परिधि है 3,162 योजन। जो पहला कांड है मतलब यह जो मतलब तो संभूतला तक मतलब यानी 1,000 योजन नीचे जो 1,000 योजन पृथ्वी में है, उसके ऊपर यह संभूतला की भूमि रहती है। मतलब तो पहला कांड यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब जो दूसरा कांड है मतलब 63,000 योजन का होता है। मतलब तीसरा जो कांड है वह 36,000 योजन होता है। मतलब यानी पहला मूल में 1,000 योजन, दूसरा कांड 63,000 योजन, तीसरा जो कांड 36,000 योजन। तो इस तरह से 1 लाख योजन की यह ऊंचाई वाला मेरू पर्वत है। भद्रशाल वन जो है मतलब यह संभूतला भूमि पर आया हुआ है। भद्रशाल वन 22,000 योजन ऊपर जाए तब वह आया हुआ है। भद्रशाल वन की पहलाई है मतलब 250 योजन। संभूतला से सोमनस वन 63,000 योजन ऊपर है। मतलब और यह सोमनस वन की ऊंचाई 500 योजन। संभूतला से पांडुक वन 99,000 योजन ऊपर है। मतलब यानी मतलब संभूतला से 99,000 ऊपर ये पांडुक वन है। मतलब और ये पांडुक वन की पहलाई है 494 योजन। तो इस तरह से ये जो मेरू पर्वत उसमें मतलब जो नंदन वन वगैरह जो स्थित है मतलब इसमें ऐसे तो मेरू पर्वत के बहुत सारी विगत है। मतलब यहाँ पे मतलब इसका दिक कुमार के कौन से कूट है मतलब बलकूट कौन से, यह सारी वस्तु मेरू पर्वत। लेकिन अब हमको मतलब यह यहाँ इतना मतलब हमारे लिए मेरू पर्वत के बारे में जो पर्वत के बाद बार में मतलब हम इतना समझेंगे। मतलब आगे के पर्वत की ओर जाते हैं। मतलब 4 गजदंत पर्वत है। गजदंत इसका नाम ही मतलब क्या है, गज दंत। गज यानी हाथी, दंत यानी उसके दांत। यह पर्वत हाथी के दांत के आकार वाला होने से इसको गजदंत। आपके सामने जो चित्र है मतलब वहां दो ऐसे मतलब अलग अलग ऐसे हाथी दांत के रूप में मतलब हमको जो दिख रहा है मतलब हाथी दांत जैसे शेप वाले, तो ये हाथी दांत जैसे आकार वाले होने से इसको गजदंत पर्वत कहते हैं। दो पर्वत निषद पर्वत के पूर्व एवं पश्चिम विभाग, यानी निषद पर्वत को मतलब पूर्व और पश्चिम विभाग में मतलब ये 2 पर्वत है। मतलब वह पर्वत ऐसे मतलब झुकते हैं मेरू की ओर। मतलब और इस प्रकार से दूसरे पर्वत जो है 2 पर्वत
वह नीलवंत पर्वत से उठकर मेरु पर्वत की ओर झुकते हैं। मतलब तो इस तरह से हमारे ये सामने मेरु, बीच में रहा हुआ मेरु पर्वत है। मतलब और यह जो पर्वत है मतलब एक साइड से मतलब ऐसे निकल के मतलब दोनों मतलब ऐसे मेरु पर्वत की ओर झुकते हैं। ऐसे चारों पर्वत, इसको गजदंत पर्वत नाम दिया है। मतलब ये चारों पर्वत निषद और नीलवंत के पास मूल में 500 योजन चौड़े हैं और मेरु पर्वत के पास अंगुल के असंख्यातमय भाग जितने पतले। मतलब वहां जब पहुंचते हैं मतलब पहले तो मूल में 500 योजन चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे वो मतलब ऊपर तक पहुंचते हैं मतलब वह सिर्फ अंगुल के असंख्यातमय भाग जितने मतलब वह पतले हो जाते हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई निषद नीलवंत के पास 400 योजन है। मतलब यह पर्वत की निषद नीलवंत के पास 400 योजन है और क्रमश बढ़ते बढ़ते मेरु पर्वत के पास वह 500 योजन तक का की हो जाती है। ये चारों जो पर्वत है मतलब उसका नाम भी है। मतलब देवकुरु के पास जो है मतलब पूर्व दिशा में, उसका नाम है सोमनस। इसका मतलब निषद के पास 500 योजन का विस्तार है। मतलब चौड़ाई 500 योजन की है। मतलब और मेरु के पास असंख्य अंगुल के असंख्यात में भाग, मूल में ऊंचाई 400 योजन है, अंत में ऊंचाई 500 योजन है। इसका वर्ण है श्वेत वर्ण। जो पश्चिम में है मतलब देवकुरु के पश्चिम में मतलब वह विद्युत प्रभ जिसका नाम है। निषद के पास 500 योजन का इसका चौड़ाई है। मतलब और ऊपर के भाग में अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी होती है। मतलब सबका मूल में ऊंचाई 400 योजन और अंत में ऊंचाई 500 योजन इस तरह से होता है। यह जो पर्वत है विद्युत प्रभा, उसका वर्ण है लाल। माल्यवंत वह मतलब उत्तर कुरु के पास है, मतलब पूर्व में स्थित है। नीलवंत के पास 500 योजन और मेरु के पास अंगुल का असंख्यात्मा भाग। मूल में ऊंचाई है 400 योजन और अंत में ऊंचाई है 500 योजन और इसका वर्ण है हरा। चौथा पर्वत है ये मतलब गजदंत पर्वत में गंधमादन जिसका नाम है। मतलब वह पश्चिम में है उत्तर कुरु में और यह भी मतलब नीलवंत के पास 500 योजन की इसकी चौड़ाई है। अंत में मतलब जो चौड़ाई है मतलब अंगुल में असंख्यात में भाग जितने होती है। मूल में 400 योजन होती है, मतलब अंत में 500 योजन की ऊंचाई होती है और इसका वर्ण है पीला। मतलब तो इस तरह से मतलब हमें यह पर्वत जो गजदंत पर्वत के बारे में मतलब इस तरह से समझ होती है। मतलब अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब चित्र विचित्र यमक शमक, ऐसे मतलब दो जोड़ी के रूप में पर्वत है। मतलब चित्र विचित्र और यमक शमक मतलब दोनों मतलब चित्र विचित्र पर्वत नामक जो दो पर्वत है वह देवकुरु में। मतलब चित्र विचित्र जो दो पर्वत है मतलब वह देवकुरु में मतलब निषद पर्वत के पास स्थित है। मतलब उसका स्थान कहाँ है? निषद पर्वत के पास वह स्थित है। एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। मतलब एक पूर्व की ओर है और दूसरा पश्चिम की ओर है। वैसे ही यमक और शमक पर्वत वह मतलब दो उत्तर कुरुक्षेत्र में स्थित है, उत्तर के भाग में है। मतलब जो नीलवंत पर्वत के पास स्थित है। मतलब एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर, मतलब दोनों साइड पे मतलब यह है। मतलब उसकी ऊंचाई 1000 योजन है। मतलब और मूल में इसका विस्तार 1000 योजन का है और ऊपर इसका विस्तार 500 योजन, यानी मतलब यह मतलब ऐसे जाता है ऊपर। तो ऊपर का विस्तार 500 योजन का है, ऊंचाई इसकी 1000 योजन है मतलब और मूल में विस्तार 5000 योजन का है। तो इस तरह से ये चित्र विचित्र और यमक शमक ये पर्वत देवकुरु और उत्तर कुरु में स्थित है। अब मतलब जाते हैं कंचनगिरी, सबसे हाईएस्ट पर्वत मतलब कंचनगिरी है, 200 पर्वत है। मतलब यह देवकुरु और उत्तर कुरु में मतलब जो देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र से जो युगलिक के क्षेत्र है मतलब वहां मतलब 5-5 सरोवर है। मतलब वहां 5-5 सरोवर है और प्रत्येक सरोवर के पूर्व और पश्चिम मतलब एक एक सरोवर, एक सरोवर के
पूर्व में और पश्चिम में ऐसे 10-10 ये कंचनगिरी पर्वत है। देवकुरु और उत्तर कुरु में 5-5 सरोवर, देवकुरु में 5 सरोवर है, उत्तर कुरु में 5 सरोवर, और प्रत्येक सरोवर के पूर्व और पश्चिम, पूर्व में और पश्चिम में मतलब 10-10 कंचनगिरी पर्वत होते, मतलब यह मतलब एक सीक्वेंस में होते, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ, मतलब ऐसे। तो इस तरह से मतलब यह दो कंचनगिरी, तो 10 एक साइड में, 10 दूसरे साइड में, तो एक जो सरोवर रहता है उसके मतलब आसपास 20 कंचनगिरी पर्वत रहते हैं। ऐसे मतलब जो 5 सरोवर है, मतलब पांचों में ऐसे रहते हैं, मतलब यानी एक एक में मतलब 20 ऐसे, मतलब 5 जो सरोवर है उसके आसपास ये दो कंचनगिरी पर्वत आते हैं। यानी देवकुरु में मतलब 100 कंचनगिरी पर्वत है। वैसे ही सेम उसी प्रकार मतलब उत्तर कुरुक्षेत्र में मतलब 100 कंचनगिरी है, मतलब जो भी 5 सरोवर दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे इसी तरह से एक स्टैंडर्ड जैसा, मतलब दोनों और 10-10 कंटिन्यूअस ऐसा, मतलब एक एक के बाद एक के बाद एक से एक जुड़े हुए ऐसे, मतलब कंचनगिरी नामक पर्वत है। तो एक साइड में 10, पूर्व में 10, पश्चिम में 10। तो इस तरह से मतलब हर एक सरोवर के आसपास मतलब पूर्व और पश्चिम में 10-10 कंचनगिरी पर्वत है। तो एक क्षेत्र में, यानी देवकुरु क्षेत्र में गिने तो मतलब 100 कंचनगिरी है, उत्तर कुरु में गिने तो 100 कंचनगिरी है। यह सब पर्वत जो है मतलब वह स्वर्णमय रंग वाले हैं, मतलब सुवर्णमय इसका रंग है, मतलब और यह 100 योजन ऊंचे है, मतलब इसकी ऊंचाई 100 योजन है। यह पर्वत भूमि में मतलब 100 योजन विस्तृत है, मतलब और क्रमश जैसे मतलब भूमि के भाग में 100 योजन का इसका विस्तार है, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ते हैं मतलब 50 योजन का विस्तार होता है, 50 योजन का विस्तार होता है। तो इस तरह से ये 200 कंचनगिरी, देवकुरु में 100, उत्तर कुरु में 100, इस तरह से एक एक सरोवर के आसपास 10-10 कंचनगिरी नामक कंटिन्यूअस पर्वत रहते। अब मतलब वक्षस्कार पर्वत, मतलब वक्षस्कार पर्वत में मतलब हम समझना है, मतलब महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय है। ये 32 विजय को विभक्त करने वाले यानी डिवाइड करने वाला, मतलब ये बीच में ये वक्षस्कार पर्वत और अंतर नदी, जो अंतर की नदी है मतलब वह मतलब यह महाविद्य क्षेत्र को डिवाइड करती है। तो यह इसको वक्षस्कार पर्वत कहते हैं। तो महाविद्य क्षेत्र के मध्य में, महाविद्य क्षेत्र की एक एक विजय के बीच में, मतलब वह मतलब यह बीच में रहा हुआ वक्षस्कार पर्वत। ऐसे तो महाविद्य क्षेत्र हमारे सामने जो चित्र है 4 भागों में बटा हुआ है। एक एक पूर्व उत्तर महाविद्य, एक पूर्व दक्षिण महाविद्य, एक पश्चिम उत्तर महाविद्य और एक पश्चिम दक्षिण महाविद्य। तो इस तरह से 4 भागों में बटा हुआ है, मतलब तो यहाँ मतलब सीता और सीतोदा नामक जो 2 नदी है, मतलब वह नदी मतलब यह विभाजन करती है। मतलब सीता और सीतोदा मतलब पहले तो मतलब बीच में रहा हुआ मेरु पर्वत, देवकुरु, उत्तर कुरुक्षेत्र मतलब 2 भाग में विभाजित करे, पूर्व और पश्चिम। और ये सीता और सीतोदा नदी मतलब उनको वापस और 2 पोर्शन यानी 4 पोर्शन में यह महाविद्य क्षेत्र डिवाइडेड है। तो इस तरह से मतलब यहाँ रहे हुए मतलब यह 16 वक्षस्कार पर्वत, मतलब इसका मतलब वक्षस्कार यानी इसका आकार थोड़ा वृक्ष जैसा है, मतलब तो यह प्रत्येक विभाग में मतलब एक एक भाग में एक साइड में मतलब 8 विजय ऐसे, मतलब इसके बीच में रहा हुआ 4 वक्षस्कार पर्वत और नदियां, मतलब तो इस क्रम से एक विजय, बाद में एक पर्वत, बाद में एक विजय, फिर एक नदी, फिर एक विजय और उसके बाद वक्षस्कार पर्वत। तो इस तरह से मतलब एक विभाग में मतलब 4 वक्षस्कार, मतलब 8 जो विजय है उसके बीच में 4 वक्षस्कार पर्वत। या तो नदी मतलब डिवाइड करती है, या तो वक्षस्कार, नदियां 3 रहती है, जो अंतर की नदियां 3 रहती है, मतलब और वक्षस्कार पर्वत 4 है। तो इस तरह से मतलब ये 7 के द्वारा ये एक एक साइड में मतलब 8 पोर्शन में डिवाइड होता है, यानी 8 विजय जो हम मतलब महाविद्य की 32 विजय है,
उसमें से जो ये 8 विजय हमको मतलब हर एक साइड में दिखती है, मतलब तो वह कुल इस तरह से वक्षस्कार पर्वत 16 है। मतलब यह मतलब वक्षस्कार पर्वत निषद और नीलवंत पर्वत के आरंभ हो गए, वहां से आरंभ होते हैं मतलब, और सीता सीतोदा नदी के पास पूर्ण होते हैं मतलब। और यह आमने सामने दोनों पर्वत प्रारंभ में मतलब 400 योजन ऊंचे रहते हैं और क्रमश बढ़ते हुए 500 योजन की ऊंचाई हो जाती है, और ये पर्वतों की चौड़ाई मतलब 500 योजन है। इस तरह से मतलब ये वक्षस्कार पर्वत की बात हुई। मतलब अब मतलब जो हमारे हमने अभी तक क्या क्या किया, एक थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। 6 वर्षधर पर्वत, यानी जो बीच में हमारे भरत क्षेत्र, अरवल क्षेत्र वगैरह क्षेत्र को डिवाइड करने वाले 6 वर्षधर पर्वत, एक मेरु पर्वत है, 4 गजदंत पर्वत है, 2 चित्र विचित्र और 2 यमक समक, 200 कंचनगिरी, 16 वक्षस्कार पर्वत अभी मतलब, और 4 वृत्त वैताड़ीय पर्वत जो उसकी बात, और दीर्घ वैताड़ीय पर्वत अभी हम लेंगे। दीर्घ वैताड़ीय पर्वत यानी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र की 32 विजय है। मतलब भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य की 32 विजय। मतलब इसके बीच में मतलब यह जो दीर्घ वैताड़ीय पर्वत, दीर्घ यानी लंबा, मतलब पहले हमने जो 4 देखे मतलब गोल वैताड़ीय पर्वत देखे, मतलब गोल वैताड़ीय पर्वत जो हमको हिमवन क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र में, मतलब अब मतलब हमको यह सामने जो दिख रहा है, मतलब ऐसे मतलब यह दीर्घ वैताड़ीय पर्वत है। मतलब यह दीर्घ वैताड़ीय पर्वत ये 32 महाविद्य की विजय के बीच में है, मतलब और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में बीच में है। मतलब तो यह जो पर्वत है, मतलब यह दीर्घ वैताड़ीय पर्वत, यहाँ पे मतलब जब चक्रवर्ती रहते हैं, मतलब चक्रवर्ती रहते तो वहां से मतलब इसमें से जीतने के लिए उत्तर की ओर जाते हैं, यानी दक्षिण में मतलब चक्रवर्ती रहते हैं, मतलब लेकिन वह चाहते हैं उत्तर की ओर। मतलब तो इसका जो मूल नीचे का भाग में मतलब 50 योजन का विस्तार है। मतलब नीचे का भाग में 50 योजन का विस्तार है। मतलब जो दूसरी मेखला है, मतलब यानी उसका विस्तार है 30 योजन का, और सबसे ऊपर की मेखला यानी 10 योजन, यानी जो नीचे की मेखला के दोनों ओर 10-10 योजन, मतलब ऐसी सीधी मतलब वह होती है। मतलब उसके ऊपर वापस ये जो दूसरी मेखला में 10-10 योजन दोनों ओर, मतलब ऐसे खाली, मतलब ऐसे होता है। तो इस तरह से जैसे आपको मतलब चित्र में शेप दिख रहा है, उसी तरह मतलब यह ऊपर 10 योजन नीचे 50 योजन का विस्तार होता है। मतलब इसको दीर्घ वैताड़ीय पर्वत कहते हैं। मतलब यह भरत क्षेत्र को 2 भाग में विभाजित करता है, दक्षिण भरत और उत्तर भरत। मतलब और यहाँ यह जो वैताड़ीय पर्वत है, मतलब यह वैताड़ीय पर्वत के नीचे के भाग में मतलब 2-2 गुफा होती है। मतलब यह एक एक ये एक यह साइड में, एक वह साइड में, ऐसे मतलब 2 गुफा होती है। मतलब इसके लिए मतलब यह जो 50 योजन जो लंबा भाग है, मतलब वहां मतलब अंदर 12 योजन पहली, और गुफा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 4 योजन का जिसका द्वार होता है, और वह भी मतलब द्वार भी 8 योजन ऊंचा रहता है, और हर एक द्वार को मतलब 2-2 कमाड़ होते हैं। मतलब वह भी मतलब 2 योजन पहला और 8 योजन ऊंचा होता है। पश्चिम बाजू जो गुफा है उसका नाम है तमिस्त्रा गुफा, और दूसरी ओर मतलब पूर्व की ओर जो गुफा है उसका नाम है खंड प्रतापा। तो इस तरह से खंड प्रपाता गुफा, मतलब ये दोनों गुफा यह गंगा, सिंधु और रक्तावती के नदी के बीच में होती है। मतलब और यहाँ से मतलब जब चक्रवर्ती आके मतलब अपना परिचय देते हैं और यह तमिस्त्रा गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं,
अधिष्ठायी देख उनको मतलब उनकी पहचान पूछते हैं मतलब। और यह ऐसे मतलब पूरा 12 योजन का विस्तार पूरा अंधकारमय होता है, बहुत अंधेरा रहता है मतलब। जैसे ही ये चक्रवर्ती अपने हस्ती रत्न पे आरूढ़ होके मतलब प्रवेश करते हैं मतलब, उस समय उनका चौद रत्न में एक मणि रत्न रहता है मतलब, वह हस्ती रत्न के कुंभ स्थल पे रखते हैं मतलब, जिसके द्वारा ये प्रकाश मतलब पूरी गुफा में फैलता है। जैसे आगे फैलता है, ऐसे पीछे की ओर चक्रवर्ती ऐसे मतलब मंडल बनाते हैं मतलब। मंडल यानी जैसे कि सूर्य है मतलब, ऐसा सूर्य जैसे मंडल बनाते, और पूरी सेना जब तक गुजरती है उजाला ही उजाला होता है मतलब। और यह जब तक चक्रवर्ती रहते हैं तब तक ये द्वार भी खुले रहते हैं, और ये उजाला भी मतलब रहता है। तो इस तरह से यह पर्वतों की बात पूरी हुई। पर्वत के बाद में मतलब हमको पर्वत के शिखर, यानी पर्वत के ऊपर रहे शिखर, कौन से पर्वत पे कितने शिखर है, इसकी बात हमको मतलब समझनी है। तो अगले क्लास में मतलब हमारा समय पूरा हो रहा है, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। शाम का क्लास जैसे मतलब हमारा है ऐसे आज होगा। तो अभी यह क्लास का समय पूरा हो गया, यहाँ पे यहाँ पूरा कर